नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2017 के सीसेट प्रश्न पत्र द्वितीय प्रश्न पत्र का हल देखेंगे। इसमें अध्यायवार विश्लेषण सहित व्याख्या भी देखेंगे। इंटरपर्सनल स्किल और कम्युनिकेशन स्किल, ये हमारे अंतर्वैयक्तिक और संचार कौशल टॉपिक है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पॉजिटिव कम्युनिकेशन, ये हमारा पहला प्रश्न है। अधोलिखित में से कौन सकारात्मक संप्रेषण माध्यम नहीं है। बीइंग मोर पर्सनल, ज़्यादा व्यक्तिक होना नहीं है। और कौन कौन से हैं सकारात्मक संप्रेषण माध्यम। इसमें इमीडिएट फीडबैक टू बोथ पार्टीज़, दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल विज़न, टनल दृष्टि, क्विक अचीवमेंट ऑफ सॉल्यूशन, समाधान की शीघ्र प्राप्ति। ज़्यादा व्यक्तिक होना सकारात्मक संप्रेषण का माध्यम नहीं है, जबकि दोनों पक्षों को तत्काल पुनर्निवेश, टनल दृष्टि एवं समाधान की शीघ्र प्राप्ति सकारात्मक संप्रेषण के माध्यम है। विच रेमेडीज यूज टू ओवरकम द एडवर्स इम्पैक्ट ऑफ द नोड इन कम्युनिकेशन। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए किस उपाय का प्रयोग किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किटिंग का किया जाता है, शॉर्ट सर्किटिंग का लघु परिधिकरण। संचार में निष्पंदन के बुरे प्रभाव को कम करने के लिए लघु परिधिकरण का प्रयोग किया जाता है। बाकी के ऑप्शन थे काइनेटिक्स गतिकी, पैरालैंग्वेज पराभाषा और टेक्टाइल कम्युनिकेशन स्पर्शी संचार। इसको हम आगे देखेंगे। इसको ख़त्म करने के बाद इन सारे चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर को ख़त्म करने के बाद। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग द टेक्निक्स फॉर नैरोइंग चॉइस इज कॉल्ड। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्राविधियों की प्रक्रिया कहलाती है डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना। चयनों को संकुचित करने में प्रयुक्त प्राविधियों की प्रक्रिया निर्णयन या निर्णय लेना कहलाती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वी मस्ट लुक टूवर्ड मेकिंग वॉट वी शुड डू इन अ कम्युनिकेशन इंटरेक्शन। निम्नलिखित में से किस संप्रेषण अंतःक्रिया में हमें अवश्य ध्यान देना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए। तो रेगुलेटिव रूल, नियामक नियम में हमें करना चाहिए। बाकी ऑप्शन क्या थे जो गलत है। कंस्ट्रक्टिव रूल, संरचनात्मक नियम, कॉन्स्टिट्यूटिव रूल, संगठनात्मक नियम, और डिसजंक्टिव रूल, वियोजक नियम। तो हमारा आंसर है रेगुलेटिव रूल, नियामक नियम। नियामक नियम में यह ध्यान देने की ज़रूरत है कि हमें आगे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तात्पर्य है कि किसी परिकल्पना के निर्माण में पूर्व नियोजित प्रक्रिया के माध्यम से संप्रेषण होना चाहिए। अगला है इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स अकर्स फर्स्ट। संचार प्रक्रिया में निम्नांकित में से कौन सा चरण पहले आता है। तो इनकोडिंग, कूट लेखन पहले आता है। बाकी ऑप्शन क्या है। ट्रांसमिटिंग संचारण, डिकोडिंग कूट अनुवाद, अंडरस्टैंडिंग समझना, ये सब नहीं आते पहले। तो संचार प्रक्रिया में कूट लेखन चरण पहले आता है। संचार प्रेषक द्वारा प्राप्तकर्ता को सूचना भेजने की एक प्रक्रिया, इसमें सूचना प्राप्तकर्ता को कूटवाचक कहा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द स्किल्स दैट फैसिलिटेट इंटरेक्शन एंड कम्युनिकेशन विद अदर्स। निम्नलिखित में से कौन उस कौशल को स्पष्ट करता है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है। सोशल स्किल्स, सामाजिक कौशल। बाकी के ऑप्शन है हमारे जो गलत है। मैनेजीरियल स्किल, प्रबंधकीय कौशल, रिलेशनल स्किल्स, संबंधपरक कौशल, परसुएसिव स्किल, प्रत्यात्मक कौशल, प्रत्यायक कौशल, परसुएसिव स्किल। व्याख्या देख लेते हैं। सामाजिक कौशल अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है, यानी सोशल स्किल। प्रबंधकीय कौशल यानी मैनेजीरियल स्किल का संबंध नियोजित संगठनों से है। संबंधपरक कौशल का संबंध, संबंधपरक कौशल रिलेशनल स्किल्स का संबंध अंतर्वैयक्तिक संबंधों से, इंटरपर्सनल स्किल से है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज टू डिनोट इंटरपर्सनल रिलेशन। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में नहीं किया जाता। ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, संगठनात्मक कौशल। और किस किस का किया जाता है अंतर्वैयक्तिक संबंध को व्यक्त करने में। प्यूपिल स्किल, लोक कौशल, सॉफ्ट स्किल, मृदु कौशल, लाइफ स्किल, जीवन कौशल। अंतर्वैयक्तिक संबंध व्यक्त करने में संगठनात्मक कौशल का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि लोक कौशल, मृदु कौशल और जीवन कौशल अंतर्वैयक्तिक संबंध को और प्रगाढ़ बनाता है। ध्यातव्य कि दो व्यक्तियों के मध्य संप्रेषण को अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण कहा जाता है। फॉर्मल गाइडलाइंस एंड अथॉरिटी हायरार्कीज आर एग्जाम्पल ऑफ विच फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार के किस प्रकार के उदाहरण हैं। कंट्रोल, नियंत्रण के। बाकी ऑप्शन क्या है। एग्रीमेंट, समझौता, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, इंफॉर्मेशन, सूचना। व्याख्या देख लेते हैं।
औपचारिक दिशा निर्देश एवं प्राधिकार पदानुक्रम संचार नियंत्रण प्रकार का उदाहरण है। ध्यातव्य के संगठनों में पदानुक्रम एवं दिशा निर्देश संचार ऊपर से नीचे की ओर संचारित होता है, जिसका उद्देश्य संगठन में नियंत्रण बनाए रखना होता है। इन कम्युनिकेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड्स आर यू एंड वी। संचार में सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं तुम और हम। संचार में तुम और हम सबसे महत्वपूर्ण शब्द हैं। संचार या संप्रेषण में कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, जिसमें एक प्रेषक अर्थात हम और दूसरा प्राप्तकर्ता अर्थात तुम कहलाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इंक्लूड अशाब्दिक संचार में निहित है बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा, फेशियल एक्सप्रेशन, मुखीय अभिव्यक्ति और टोन, लहजा। और कौन कौन से नहीं है? जेस्चर, भावभंगिमा, पोस्चर, देह मुद्राएं, इमोशनल एक्सप्रेशन, भावात्मक अभिव्यक्ति, मिनिमल वर्बलाइजेशन, न्यूनतम शाब्दिक, साइलेंस, मौन, फेशियल एक्सप्रेशन, मुखी अभिव्यक्ति, बॉडी लैंग्वेज, देह भाषा, टोन, लहजा, साइलेंस, मौन, ये सब नहीं है। अशाब्दिक संचार से तात्पर्य समानतः शब्द रहित संदेशों को भेजने एवं प्राप्त करने की संप्रेषण प्रक्रिया से है। देह भाषा, मुखी अभिव्यक्ति और लहजा द्वारा संप्रेषित किया जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सम टाइम कंज्यूमिंग द इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। अंतर्व्यक्तिक के संबंध में किसमें अधिक समय लगता है? ट्रस्ट बिल्डिंग टेकिंग प्लेस, विश्वास बनने में। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? एक्सचेंज टेकिंग प्लेस, आदान प्रदान में। कम्युनिकेशन टेकिंग प्लेस, संचार में। ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस, संव्यवहार में। तो व्याख्या देख लेते हैं। अंतर्व्यक्तिक संबंध के प्रमुख प्रकारों में विश्वास बनाने में अधिक समय लगता है, क्योंकि व्यक्ति किसी पर विश्वास तभी करता है जब वह सामने वाले व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं की जांच कर लेता है। अगला है डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, निर्णय क्षमता। फाइंड आउट एन ऑड एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रपोज्ड बाय साइमन। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णय लेने की क्रियाओं में से निम्नलिखित में से विषम प्रक्रिया बताना है आपको। आइडेंटिफिकेशन एक्टिविटी, तदात्मीकरण क्रिया। साइमन द्वारा प्रस्तावित निर्णयन के 3 चरण हैं: बुद्धिपूर्ण क्रिया, अभिकल्प क्रिया, चयन क्रिया। तदात्मीकरण की क्रिया बुद्धिपूर्ण क्रिया का ही भाग है, अतः इसे अलग से एक चरण नहीं माना जा सकता। मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड। तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है इनफरिंग, अनुमान लगाना। और बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? इलस्ट्रेटिंग, स्पष्टीकरण करना। इलूसिडेटिंग, समझना। इल्यूमिनेशन, प्रदीपन या प्रकाश डालना। हमारा आंसर है इनफेरिंग, अनुमान लगाना। तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन कहलाता है मेंटल कनेक्शन बिटवीन द डेटा एंड कंक्लूजन इज कॉल्ड इनफेरिंग, अनुमान लगाना। तथ्य, सामग्री और निष्कर्ष के बीच मानसिक संयोजन अनुमान लगाना कहलाता है। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज, सहज ज्ञान निर्णय है। क्या है? मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, फीलिंग्स एंड अकुमुलेटेड जजमेंट्स। अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय। सहज ज्ञान निर्णय अनुभव, भावनाओं और संचित फैसलों पर आधारित निर्णय है। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है। नॉट यूटिलाइज इन ऑर्गेनाइजेशन का प्रयोग संगठनों में नहीं होता, ये गलत है। सहज ज्ञान के बारे में बात कर रहा है, जो कि गलत है। कॉन्शियस प्रोसेस बेस्ड ऑन अकुमुलेटेड जजमेंट, संचित निर्णय पर आधारित एक चेतन प्रक्रिया है, यह भी गलत है। सहज निर्णय या सहज ज्ञान निर्णय ऐसा कुछ नहीं है। इम्पॉर्टेंट इन सपोर्टिंग एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग इज इम्पॉर्टेंट इन सपोर्टिंग एस्केलेशन ऑफ कमिटमेंट। प्रतिबद्धता में वृद्धि के समर्थन में महत्वपूर्ण है, तो ऐसा भी नहीं, ये भी गलत है। अगला देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अधोलिखित में से कौन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है? तो इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। तो ये क्या है? अंतिम चरण है। बाकी चरण देख लेते हैं। आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, समस्या की पहचान एक चरण है। आइडेंटिफाइंग डिसीजन क्राइटेरिया, निर्णय मानदंड की पहचान। और सेलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव दैट कैन रिजॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या का समाधान करने वाले विकल्प का चयन। तो ये बाकी ऑप्शन है। हमारा सही ऑप्शन है इवेल्युएटिंग द डिसीजंस इफेक्टिवनेस, निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। निर्णय की प्रभावकारिता का मूल्यांकन निर्णय प्रक्रिया का अंतिम चरण है, जबकि समस्या को परिभाषित करना किसी तर्क संगत निर्णय प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो समस्या को प्रभावित करना कौन सा है? पहला चरण है। समस्या को परिभाषित करना पहला चरण है।
As against using established rules in reasoning, the decision making process involves, तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में निहित है अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। तो तर्कना के स्थापित नियमों के विपरीत निर्णय प्रक्रिया में अनिश्चितता निहित है। बाकी ऑप्शन क्या है? क्लस्टर ऑफ द अदर रूल्स, अन्य नियमों का गुच्छन, रिलायबल इंफॉर्मेशन, विश्वसनीय सूचना, ये दोनों नहीं होंगे। अगला है कंसीडर दिस स्टेटमेंट, कोर्ट्स टेक टू लॉन्ग in deciding important disputes of various departments. Which one of the following course of action is most appropriate? इस कथन पर विचार कीजिए, विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। सेलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द कोर्ट्स गिवन बिलो। निम्नलिखित में से कौन सी क्रियाविधि सर्वाधिक उचित है? नीचे दिए गए कूट का उत्तर चुनिए। पहला है कोर्ट शुड टेक स्पेशल मेजर्स टू स्पीड अप डिसीजन, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। दूसरा है स्पेशल पावर शुड बी गिवन टू ऑफिसर्स टू सेटल डिस्प्यूट कंसर्निंग देयर डिपार्टमेंट्स, अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देने चाहिए। तो बोथ 1 और 2 इसमें दोनों होंगे। विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण विवादों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत समय लगता है। इस संदर्भ में सही कथन है, न्यायालयों को त्वरित निर्णय देने के लिए विशेष उपाय करने चाहिए। अपने विभागों के विवादों को निपटाने के लिए अधिकारियों को विशेष अधिकार देना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इंसाइट अकॉर्डिंग टू द 3 प्रोसेस व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार निम्न में से कौन अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है? सेलेक्टिव स्टोरेज, चयनात्मक भंडारण। तो समस्या समाधान के त्रिप्रक्रम आगम के अनुसार चयनात्मक भंडारण अंतर्दृष्टि का एक प्रकार नहीं है। और कौन कौन से हैं अंतर्दृष्टि के एक प्रकार? सेलेक्टिव इनकोडिंग, चयनात्मक कूट संकेतन, सेलेक्टिव कंपैरिजन, चयनात्मक तुलना, सेलेक्टिव कॉम्बिनेशन, चयनात्मक संयुक्ति। अगला प्रश्न है हमारा, अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एक सुपरिभाषित समस्या में अधोलिखित विशेषताएं होती हैं। इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, गोल स्टेट, लक्ष्य अवस्था, ऑपरेशन स्टेट या ऑपरेशंस एंड कंट्रोल्स, संकारक एवं नियंत्रक। बाकी के ऑप्शन थे हमारे जो गलत है, इनिशियल स्टेट, प्रारंभिक अवस्था, प्रॉब्लम स्पेस, समस्या स्थान, ह्यूरिस्टिक एंड ऑपरेशन, स्वतः शोध एवं संकारक, ये गलत है। मेंटल सेट, मानसिक विन्यास, गोल स्टेट, लक्ष्य अवस्था, कंट्रोल्स एंड मेंटल रिप्रेजेंटेशन, नियंत्रक एवं मानसिक निरूपण और प्रतिनिधित्व कारक, ये भी गलत है। कंट्रोल्स, नियंत्रक, फंक्शनल फिक्स्डनेस, प्रकार्यात्मक जड़ता, ऑपरेटर्स एंड प्रॉब्लम स्पेस, संकारक एवं समस्या स्थान। तो हमारा सही आंसर, उसकी व्याख्या देख लेते हैं। एक सुपरिभाषित समस्या में प्रारंभिक अवस्था, लक्ष्य अवस्था और संकारक एवं नियंत्रक विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनहेल्दी रिस्पॉन्स टू कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। तो इसमें इनएबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज़, समझौता पाने की अक्षमता। तो निम्नलिखित में से कौन द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया है? समझौता पाने की अक्षमता, इनएबिलिटी टू सीक कंप्रोमाइज़। समझौता पाने की क्षमता द्वंद्व समाधान की अवस्था अस्वस्थ अनुक्रिया है। द्वंद्व समाधान की अस्वस्थ अनुक्रिया क्या है? समझौता पाने की अक्षमता। स्वस्थ कौन सी है अनुक्रिया? तो रिकॉग्नाइजिंग एंड रिस्पॉन्डिंग टू इम्पॉर्टेंट मैटर्स, महत्वपूर्ण मामलों को पहचानना और अनुक्रिया करना। अ रेडीनेस टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, भूलने या विस्मृत करने और क्षमा करने की तत्परता। अ बिलीव दैट इंटरेस्ट ऑफ बोथ पार्टीज़ कैन बी प्रोटेक्टेड, यह विश्वास कि दोनों पक्षों के हितों की रक्षा की जा सकती है। लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, तार्किक एवं विश्लेषणात्मक क्षमता। इसमें हम क्या देखेंगे? पहला प्रश्न इसका है 21वां हमारा, सो फार ऑल द मैन विद whom I have come in contact are selfish. So far all the men with whom I have come in contact are selfish. Why should I not infer therefore that man is selfish? It involves the fallacy of अभी तक सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं ये अनुमान क्यों न लगाऊं या क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें निहित तर्क दोष बताना हमें।
तो इसमें निहित तर्क दोष है इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण। बाकी क्या आपके ऑप्शन है? पैटिशियो प्रिंसिपाई आत्माश्रय, ये गलत है। 4 टर्म्स चतुष्पदी, ये भी गलत है। सभी मनुष्य जो मेरे संपर्क में आए हैं स्वार्थी हैं, अतएव मैं यह अनुमान क्यों न लगा लूं कि मनुष्य स्वार्थी है। इसमें अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन। अगला प्रश्न है हमारा, मैनी पीपल डाई ऑन बेड, डू नॉट देयरफॉर लाई ऑन बेड, इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ, बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं अतएव बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए। इसमें तर्क दोष है निहित, कौन सा? नॉन ऑब्जर्वेशन एंड इलिसिट जनरलाइजेशन, अनिरीक्षण तथा अवैध सामान्यीकरण। तो बहुत से लोग बिस्तर पर मर जाते हैं अतः बिस्तर पर नहीं लेटना चाहिए, इसमें अनिरीक्षण और अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष है। बाकी क्या ऑप्शन थे हमारे? 4 टर्म्स चतुष्पदी, ये गलत है। कंपोजिशन संग्रह, ये भी गलत है। ही मस्ट बी एन एक्सीलेंट मैन फॉर आई हैव बीन फेवरेबली इम्प्रेस्ड विद हिज मैनर ऑफ टॉकिंग, इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ, वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ। इसमें निहित तर्क दोष है, ये है इग्नोरेशियो एलेंची, अर्थांतर दोष। बाकी क्या ऑप्शन है? कंपोजिशन संग्रह, डिवीज़न विग्रह, इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण, ये तीनों गलत है। इग्नोरेशियो एलेंची, अर्थांतर दोष, ये सही है। वह अवश्य अत्यंत अच्छा आदमी है क्योंकि उसके बोलने के ढंग से मैं अत्यंत प्रभावित हूँ, इसमें अर्थांतर तर्क दोष निहित है। वाइन कैन नॉट बी इंजूरियस टू हेल्थ फॉर इफ इट हैड बीन, सो डॉक्टर्स वुड नॉट हैव प्रिस्क्राइब्ड इट, इट इन्वॉल्व द फैलेसी ऑफ, शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते, इसमें निहित तर्क दोष है। इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण। बाकी के ऑप्शन है जो गलत है? 4 टर्म्स चतुष्पदी, इग्नोरेशियो एलेंची, अर्थांतर और पैटिशियो प्रिंसिपाई आत्माश्रय, ये तीनों गलत हैं। शराब स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं हो सकती क्योंकि यदि ऐसा होता तो डॉक्टर उसे संस्तुत ना करते, इसमें अवैध सामान्यीकरण तर्क दोष निहित है। द यूनिवर्सिटी इज़ द टेम्पल ऑफ लर्निंग एंड देयरफॉर पॉलिटिक्स हैज़ नो प्लेस इन इट, इट इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ, विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर है अतएव इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं है, इसमें निहित तर्क दोष है। इग्नोरेशियो एलेंची, अर्थांतर। बाकी क्या ऑप्शन है जो गलत है? 4 टर्म्स चतुष्पदी, बैड एनालॉजी, कुसादृश्य, डिवीज़न विग्रह। तो इग्नोरेशियो एलेंची अर्थांतर है हमारा ऑप्शन सही। विश्वविद्यालय सीखने का मंदिर रहता है, इसमें राजनीति के लिए स्थान नहीं, इसमें अर्थांतर तर्क दोष निहित है। 13 is one number, 6 and 7 are 13, therefore 6 and 7 are one number, this involves the fallacy of, 13 एक संख्या है, 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 तथा 7 एक संख्या है, इसमें निहित तर्क दोष है। कौन सा? 4 टर्म्स चतुष्पदी है। बाकी क्या ऑप्शन है? कंपोजिशन संग्रह, डिवीज़न विग्रह, दोनों गलत हैं। ये 4 टर्म्स चतुष्पदी सही है। 6 और 7 13 होते हैं, अतः 6 तथा 7 एक संख्या है, इसमें चतुष्पदी तर्क दोष निहित है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी वैलिडली ड्रॉन फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट, दिए गए कथन से निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष वैध रूप से निकलता है? स्टेटमेंट क्या है? एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती हैं। कंक्लूजन निष्कर्ष है, नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। लाइब्रेरीज आर मीन्ड फॉर बुक्स ओनली, पुस्तकालय केवल पुस्तकों के लिए ही होते हैं। बुक्स आर ओनली इन लाइब्रेरी, पुस्तकें केवल पुस्तकालय में होती हैं। सम लाइब्रेरीज डू नॉट हैव रीडर्स, कुछ पुस्तकालयों के पास पाठक नहीं होते। तो इसका कंक्लूजन सही होगा, नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। तो एवरी लाइब्रेरी हैज़ बुक्स, प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती, उसका कंक्लूजन यही होगा, नो लाइब्रेरीज विदाउट बुक्स, कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। प्रत्येक पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, इस कथन से यह निष्कर्ष निकलता है कि हर पुस्तकालय में पुस्तकें अवश्य होंगी या कोई पुस्तकालय बिना पुस्तकों के नहीं होता। ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर्स कैन नॉट बी रीड इन अ डे, हैमलेट इज़ अ वर्क ऑफ शेक्सपियर, देयरफॉर हैमलेट कैन नॉट बी रीड इन अ डे। शेक्सपियर के सभी ग्रंथ एक दिन में नहीं पढ़े जा सकते,
हेलमेट शेक्सपियर का एक ग्रंथ है, अतएव हेलमेट एक दिन में नहीं पढ़ा जा सकता। दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ, इसमें तर्क दोष निहित है। कौन सा? डिवीज़न, विग्रह वाला। बाकी के ऑप्शन है कंपोजिशन, संग्रह, गलत है। पेटिशियो प्रिंसिपाई, आत्माश्रय, गलत है। तो उपयुक्त प्रश्न में विग्रह तर्क दोष है। द ऑब्जेक्ट ऑफ वॉर इज ड्यूरेबल पीस, देयरफॉर द सोल्जर्स आर द बेस्ट पीस मेकर्स। दिस इन्वॉल्व्स द फैलेसी ऑफ, युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति है, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें निहित तर्क दोष है। 4 टर्म्स, चतुष्पदी। बाकी के ऑप्शन है पेटिशियो प्रिंसिपाई, आत्माश्रय, गलत है। इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण, गलत है। डिवीज़न, विग्रह, गलत है। युद्ध का लक्ष्य स्थायी शांति, अतएव सैनिक सर्वोत्तम शांति बनाने वाले हैं। इसमें चतुष्पदी तर्क दोष है। अगला है हमारा जनरल मेंटल एप्टीट्यूड, सामान्य मानसिक योग्यता। एसर्शन और रीज़न बताना है। एसर्शन है सिल्वर इज़ नॉट यूज टू मेक वायर्स, तार बनाने के लिए चांदी का प्रयोग नहीं किया जा सकता। रीज़न है सिल्वर इज़ बैड कंडक्टर, चांदी कुचालक है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन कोड बिलो, अधोलिखित कोड में से सही उत्तर चुनना है आपको। तो दूसरा बेसिकली गलत ही है, चांदी सबसे अच्छा सुचालक होता है। तो सिल्वर इज़ अ गुड कंडक्टर। और पहला कथन ए सही है, आर रीज़न गलत है। तो यही होना चाहिए इसमें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने पहले प्रॉमिस किया था कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम देखेंगे, तो अवाचिक संप्रेषण की बात कर लेते हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिस संप्रेषण में संदेश हाव भाव, मौन, शारीरिक मुद्रा, चेहरे की अभिव्यक्ति द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। जब एक व्यक्ति कुछ कहता है तो महत्वपूर्ण होता है, परंतु जब वह कुछ नहीं कहता तो भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि तब भी संप्रेषण हो रहा है या हो रहा होता है। इसलिए अवाचिक संप्रेषण की मौन भाषा, साइलेंट लैंग्वेज भी कहते हैं। लिखित तथा मौखिक संप्रेषण के साथ ही अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का भी उपयोग किया जाता है। यद्यपि संप्रेषण में बोली गई बातों पर निर्भर होते हैं, परंतु हमारा संप्रेषण एक सीमा तक अवाचिक संप्रेषण नॉन वर्बल भी होता है। इसलिए हम बातचीत करने के साथ इनका प्रयोग भी करते हैं। यह बातचीत में शाब्दिक अर्थ को विशिष्टता देते हैं या उनको पूर्णतया नया अर्थ दे देते हैं। अब अशाब्दिक संचार के पहलू देख लेते हैं। एस्पेक्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अशाब्दिक संचार के प्रमुख पहलू ये कितने प्रकार के? 5 प्रकार के हैं। काइनेटिक्स, तो काइनेसिक्स को हम क्या कहते हैं? KINESICS, काइनेसिक्स। दूसरा है प्रॉक्सेमिक्स, जिसको हम स्पेल्ट करते हैं PROXEMICS। तीसरा है क्रोनोमिक्स, CRONOMICS। चौथा है हैप्टिक्स, HAPTICS। पांचवा है पार्श्व भाषा, पैरा लैंग्वेज, PARA, पैरा लैंग्वेज। बात करते हैं काइनेसिक्स की। इसको हम काय भाषा, लैंग्वेज ऑफ बॉडी कहते हैं। अशाब्दिक संचार के इस विद्या का संबंध संचारकर्ता द्वारा दिखाई गई शारीरिक स्थिति, शारीरिक मुद्रा यानी पोस्चर, हाव भाव, जेस्चर तथा अन्य शारीरिक गतियों, बॉडी मूवमेंट से होता है। प्रायः देखा जाता है कि संचारक कोई सूचना देते समय विशेष भाव भंगिमा या शारीरिक मुद्रा बनाता है। यही भाव भंगिमा या शारीरिक मुद्रा अपने आप में बहुत कुछ कह जाते हैं, जिसका अर्थ व्यक्ति आसानी से निकाल लेता है। डार्विन ने पहली बार विश्व भ्रमण में मुख मुद्राओं का वैज्ञानिक अध्ययन कर यह बताया कि विश्व के सभी स्थानों के लोग समान संदेशों को व्यक्त करने के लिए बहुत कम अंतरों के साथ समान अभिव्यक्ति करते हैं। इनमें 6 आधारभूत संवेग हैं: क्रोध, हर्ष, उदासी, विरुचि, भय और आश्चर्य। जैसे हमारे यहाँ रस होते हैं, उसी तरीके से इन्होंने कुछ चीज़ों को बताया, जैसे वीर रस होता है, हास्य रस होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, भाव, विभाव, अनुभाव, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो वो सारी चीज़ें इसमें भी बताई गई हैं। तो हिंदी व्याकरण से आपको बहुत सारी चीज़ें मेल जोल खाती हुई दिखेंगी। प्रमुख शारीरिक संबंधी भाव भंगिमाएँ या शरीर संबंधी भाव भंगिमाएँ तथा उनका अर्थ। प्राइम बॉडी जेस्चर एंड देयर मीनिंग्स। पहला है पलक उठाना, गुस्सा या अविश्वास का प्रतीक। नाक रगड़ना, उलझन का प्रतीक। ताली बजाना, समर्थन करना या हौसला बढ़ाना। कंधे उचकाना, मतभेद होना। आँख मारना, अंतरंगता।
उंगली चटकाना अधीरता, माथा पीटना भूलना, शिथिल मुद्रा व्यक्ति तथा वार्तालाप में दिलचस्पी को दर्शाता है। फिर है अगला हमारा, बाहें आराम की मुद्रा में निष्कपटता तथा खुलेपन का प्रतीक है। आँख के मध्य अच्छा संपर्क, दूसरे व्यक्ति में दिलचस्पी, चश्मा उतार कर रख देना, सुनने की इच्छा नहीं है, आंखें सिकोड़ना अस्वीकृति, गले के पीछे एक हाथ रखना असहमति का प्रतीक, असहमति यानी आपकी सहमति नहीं है, गले के पीछे हाथ रख रहे हो, किसी से बात कर रहे हैं। फिर सिर हिलाना, दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बातों में दिलचस्पी तथा समझ का प्रतीक है। आगे झुकना, श्रोता द्वारा वक्ता की बात में रुचि तथा उसकी एकाग्रता को प्रदर्शित करता है। पीछे झुकना विभ्रांति या अत्यधिक आत्मविश्वास का सूचक है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। तरोताज़ा होने के साथ खड़ा रहना आत्मविश्वास का द्योतक है, आप कॉन्फिडेंट है। छाती पर बाह में बाह फंसाना बचाव की मुद्रा, जैसे क्रॉस करते हैं ना, कोई चीज़ आ जाती तो हाथ बांध लेते हैं, छाती को बचाते हैं, तो उसमें बचाव की मुद्रा है छाती पर बाह में बाह फंसाना। जेब में हाथ डालकर चलना उदासी का द्योतक है कि आप उदास हैं। गाल पर हाथ रखना चिंता और सोचने का संकेतक है कि आप कुछ सोच रहे हैं, चिंता में, गाल पर हाथ रखें और ऐसे बैठे हुए हैं। फिर नाक को थोड़ा थोड़ा छूना और रगड़ना अस्वीकृति और शंका का द्योतक है। फिर आंखें मलना शंका और अविश्वास का द्योतक है। त्यूरिया चढ़ाना स्काउरिंग कहलाता है। व्यक्ति और उसके कार्यों को नापसंद करना उससे चिढ़ होना या उस पर क्रुद्ध होने का संकेतक है। कुल बुलाना व्यग्र होना फिजेटिंग कहलाता है। बार बार इधर उधर टहलना, उंगलियों को थपथपाना, सामान्य उचाट, ऊब, अधीरता और उतावलेपन का संकेतक है। जम्हाई लेना यॉनिंग कहलाता है या यॉइंग कहलाता है। ऊब भ्रम का द्योतक है। प्रॉक्सेमिक्स की बात कर लेते, दूसरा टॉपिक हमारा। तो प्रॉक्सेमिक्स या अंतराल की भाषा कहलाती है, लैंग्वेज ऑफ स्पेस कहलाता है ये। अशाब्दिक संचार के इस पहलू में संचारक तथा प्राप्तकर्ता के मध्य भौतिक अंतराल से मिलने वाले संकेत का अध्ययन किया जाता है, इसलिए इसे अंतराल की भाषा कहते हैं। दैहिक एवं संकेत भाषा के अतिरिक्त स्थान, समय एवं भौतिक वातावरण को भी अशाब्दिक संचार में शामिल किया जाता है। संचार में वक्ता एवं श्रोता के मध्य की दूरी, स्थान, अंतराल अंतर्निहित भावों की अभिव्यक्ति करती है। इसी प्रकार संचार में समय भी विशिष्ट भावों का संचार करता है। भौतिक वातावरण का स्वरूप भी अपने संदेशों का संप्रेषण करता है। इस प्रकार अंतराल की भाषा शाब्दिक संचार का महत्वपूर्ण भाग है। विस्तृत अर्थों में इसका आशय स्थान, समय एवं भौतिक वातावरण की शाब्दिक भाषा से है। दैहिक भाषा बॉडी लैंग्वेज की तरह स्थान भाषा भी अपने अंतर्निहित संदेशों को अभिव्यक्त करती। जैसा आप देख रहे हैं, संबंधों की मधुरता जितनी बढ़ेगी भौतिक अंतराल भी उतना बढ़ता जाएगा। तो ये आप एक स्ट्रेट लाइन, कैसी ऊपर बढ़ती हुई स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं। स्ट्रेट लाइन क्या कहेंगे इसको हम, ये 45 डिग्री पे बढ़ रहा है ग्राफ, तो ये बेसिकली एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ने लगता है, यही बता रहे हैं ये। भौतिक अंतराल बढ़ेगा तो संबंधों में मधुरता आएगी। तो आप जितना डिस्टेंस में लेकर के बातचीत करेंगे, लोगों के ज़्यादा क्लोज नहीं आएंगे, तो आपकी संबंधों में मधुरता आएगी कि आप ज़्यादा पर्सनल होने की कोशिश नहीं करेंगे, थोड़ा ऑफिशियल होंगे, तो थोड़ा सा उससे बातें करेंगे इस तरीके से कि उसको ऐसा ना लगे कि आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं उसमें। तो क्या होगा कि संबंधों में मधुरता आएगी। तो आमने सामने फेस टू फेस संचार में वक्ता संदेश प्रेषणकर्ता एवं श्रोता संदेश प्रापक के मध्य की दूरी, स्थान यानी अंतराल, स्पेस गैप का विशिष्ट अर्थ एवं संदेश होता है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है। स्थान अंतराल भाषा में गोपनीयता अथवा सार्वजनिकता, औपचारिकता अथवा अनौपचारिकता, निकटता अथवा दूरी, सामाजिक अथवा व्यक्तिगत आदि अर्थों का स्वतः प्रभावी संचार होता है। आम जनजीवन में भी हम दो लोगों के मध्य दूरी से उनमें मधुरता और संभावित संबंधों का आकलन करते हैं। इसमें भौतिक अंतराल संबंधों में मधुरता के समानुपाती होता है। भौतिक अंतराल के आधार पर संचार को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है: घनिष्ठ संचार, व्यक्तिक संचार, सामाजिक संचार और जनसंचार। तो घनिष्ठ संचार, इंटीमेट कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा पर्सनल लोग होते हैं उनमें इंटीमेट कम्युनिकेशन होता है।
इनमें दो व्यक्तियों संचारकर्ता और प्राप्तकर्ता के मध्य की दूरी 0 से 1.5 फीट तक होती है, तो 1.5 फीट तक। यह घनिष्ठ संचार का द्योतक है। जनसेवक को इस प्रकार के संचार से दूर रहना चाहिए। अगर आप जनसेवक हैं या अधिकारी हैं तो ऐसे संचार से आपको दूर रहना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिक संचार, पर्सनल कम्युनिकेशन। इसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के मध्य की दूरी 1.5 फीट से 4 फीट के बीच की होती है। पेशेवर जीवन से संबंधित संचार इसी के अंतर्गत आता है, तो हम इसी की बात कर रहे थे पहले भी। तीसरा है सामाजिक संचार, सोशल कम्युनिकेशन। इसमें संचारकर्ता तथा प्राप्तकर्ता के मध्य दूरी 4 फीट से 12 फीट तक होती है। सामाजिक जुटाव, सोशल गैदरिंग अथवा शिकायत सम्मेलन में इसी प्रकार के संचार का उपयोग किया जाता है। चौथा है जनसंचार, पब्लिक कम्युनिकेशन। इसमें टेली कम्युनिकेशन भी शामिल हो जाता है। इस प्रकार के संचार में संचारकर्ता तथा श्रोता के बीच की दूरी 12 फीट से सुनाई देने तक की दूरी तक होती है। तकनीकी का प्रयोग कर इसके बीच की दूरी को बढ़ाया भी जा सकता है। यह एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रभावित करता है। एक जनसेवक के रूप में आपका संप्रेषण पर्सनल टच वाली होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी और बराक ओबामा इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। अगला है हमारा तीसरा पार्ट, क्रोनोमिक्स। तो क्रोनेमिक्स, इसको हम क्या कहते हैं, समय की भाषा, लैंग्वेज ऑफ टाइम। समय को धन के रूप में देखना क्रोनेमिक्स कहलाता है। इसमें समय को जीवन में इष्टतम, ऑप्टिमम उपयोग किया जाता है। समय के उपयोग के आधार पर क्रोनोमिक्स को दो भागों में बांटा जाता है, मोनोक्रोनोमिक्स और पॉलीक्रोनोमिक्स। तो मोनोक्रोनोमिक्स देख लेते हैं हम। यह विकसित देशों में देखा जाता है। दुनिया के सभी विकसित देशों में एक समय में एक ही कार्य पर ध्यान दिया जाता है। समय ही धन है और धन से अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसका मूल मंत्र है, समय धन है और इसका उपयोग सूझबूझ से करो। लेजर बीम की तरह एक लक्ष्य केंद्रित किए गए प्रयास का अपेक्षित परिणाम निकलता है। इस प्रकार वह अपने देश के संसाधनों का बेहतर उपयोग करते और प्रगति के पथ पर अग्रसर है। और पॉलीक्रोनोमिक्स में क्या होता है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी होती है। हम क्या करते हैं, एक काम पर नहीं फोकस करते, सारे काम, जैसे घर में इलेक्ट्रीशियन की कमी है तो खुद ही इलेक्ट्रीशियन बन जाते हैं। गाड़ी का टायर पंचर हो गया है तो खुद ही टायर बदल लेते हैं स्टेपनी निकाल करके। फिर बाकी जो चीज़ें होती हैं कि गाड़ी ख़राब हो गई है, खुद ही सही करने लगते हैं। साइकिल की चेन निकल गई है तो साइकिल की चेन खुद ही चढ़ा लेते हैं। और अगर हवा भरनी है तो खुद ही पंप ला के घर में हवा भर लेते। बहुत सारी चीज़, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। लोग क्या करते हैं कि जिनके इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती तो वो कटिया डाल लेते हैं। तो ये चोरी भी है एक तरीके की। ये एक गलत प्रक्रिया है ये। तो बहुत सारी जुगाड़ टेक्नोलॉजी भारत में चलती हैं कि जुगाड़ से बहुत सारी चीज़ों में काम होता है। एक जगह लोगों का मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता है, फोकस एक साइड नहीं होता। तो वही बात ये बता रहे हैं पॉलीक्रोनोमिक्स में। यह विकासशील देशों में पाया जाता है। तृतीय विश्व के देश जैसे भारत और अफ्रीका देश इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो अफ्रीका में क्या होता है, भारतीय जो टायर होते हैं, गाड़ियों के टायर, उससे चप्पलें बनाते हैं, वो उसी चप्पलों को पहनते हैं। और जो भारत की पुरानी 20 साल पुरानी, 15 साल पुरानी बाइक होती हैं और गाड़ियाँ होती हैं, वो उनको अफ्रीका में बेच दिया जाता है और वही उसको रीयूज़ करते हैं। उसका पहले उसको रीमॉडल करते हैं, रीयूज़ करते हैं, रिसाइकिल करते हैं, सारी चीज़ें, और उसको फिर 10-15 साल और चलाते हैं। तो यह विकासशील देशों में पाया जाता है। तृतीय विश्व के देश जैसे भारत और अफ्रीका देश इत्यादि इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यहाँ अवसरों की संख्या अत्यंत कम होने के कारण एक साथ कई कार्यों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे ऊर्जा कई तरफ बढ़ जाती है, अतः परिश्रम का अपेक्षित परिणाम नहीं मिलता। इस प्रकार के देशों में संसाधनों के दुरुपयोग होता है और विकास के पथ पर फिसड्डी रह जाते हैं। अगला है चौथा नंबर, हैप्टिक्स या स्पर्श की भाषा, टच लैंग्वेज। तो इसमें हम देख सकते हैं एक सकारात्मक स्पर्श होता है, एक नकारात्मक स्पर्श होता है शरीर में। तो स्पर्श का स्थान संप्रेषण को सकारात्मक या नकारात्मक रूप प्रदान करता है। जैसे पीठ थपथपाना अत्यंत सकारात्मक संप्रेषण का उदाहरण है। स्पर्श की भाषा में शरीर के ऊपरी भाग पर स्पर्श सकारात्मक माना जाता है। साथ ही शरीर के ऊपरी 1/4 भाग पर स्पर्श अत्यंत सकारात्मक माना जाता है और शरीर के निचले आधे भाग पर स्पर्श नकारात्मक माना जाता है। ज़्यादातर मेल बॉडी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। पैर को छोड़कर, क्योंकि पैर छूना भारतीय परंपरा का महत्वपूर्ण भाग है।
माता पिता बेटा बेटी को आलिंगन करके माथा चूम ले, यह बच्चे के लिए अत्यंत प्रभावी प्रेरणा होती है। स्पर्श की भाषा की महत्ता को बताते हुए एक कवि ने लिखा है कि चुंबन अंकित करती है जब सर पर हाथ फिराकर माँ आसमान से ऊंचा मुझको मेरा माथा लगता है। अभाषिक संप्रेषण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में चेहरे की अभिव्यक्ति फेशियल एक्सप्रेशन सर्वाधिक प्रभावी होती है। इसकी प्रभाविता शारीरिक हाव भाव से भी अधिक होती है। बाकी जैसे खेल में भी देखते हैं लोग बम पर हाथ मारते हैं। खेल जब जैसे आजकल आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल में कोई अच्छी बॉलिंग कर रहा है या अच्छी बैटिंग करता है तो बम पर हाथ मारने का रिवाज है। लेकिन यही हम बाकी अवसरों पर ऐसी चीज़ों को करें तो बहुत गलत संदेश जाता है। आगे देखते हैं आँखें आई। सभी प्रकार के संभव संचार में आँखें संप्रेषण की सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार आँखें आत्मा की खिड़की हैं। आँखें झूठ नहीं बोलती हैं। अभिनेता अभिनेत्री मीडिया से छुपने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग करते हैं। पार्श्व भाषा पैरालैंग्वेज, ये अंतिम पार्ट है हमारा। यह भाषिक वर्बल तथा भाषिक नॉन वर्बल संप्रेषण के बीच की योजक कड़ी है। इसके अंतर्गत आवाज़ की गुणवत्ता, वॉइस क्वालिटी, स्वर, टोन, ध्वनि वॉल्यूम, बोलने की दर, स्पीच रेट और तारतम्य या तारतत्व भी कह सकते, इसको तारतम्य भी कह सकते, पिच, मुस्कुराना, हंसना, जम्हाई लेना आता है। जब शब्दों पर बल डाला जाता है तो इसके मायने भी बदल जाते हैं। जैसे कि हम किसी भी भाषा में किसी भी चीज़ को बोलते हैं तो उसमें हिंदी में अगर बोल रहे हैं तो पूर्ण विराम लगाते हैं, और जब किसी चीज़ को ख़त्म कर रहे होते हैं, इंग्लिश में बोल रहे होते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं किसी भी चीज़ को एंडिंग प्रोसेस में ले जाने पर। और विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं, एक्सक्लेमेटरी साइंस होते हैं, कोट अनकोट होता है। ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे रुकना है, कितना स्ट्रोक देना है, कितनी पिच रखनी है, वॉइस क्वालिटी कितनी है, कितनी देर तक किसी चीज़ को बोलना है, कितने धीमे से बोलना है, किस में कितना इम्पैक्ट डालना है, ये सारी चीज़ें आती हैं। मुस्कुराना है, हंसना है, जम्हाई लेना, ये अलग अलग चीज़ों को अलग अलग जगह पे इंडिकेट करती हैं कि आप मुस्कुरा रहे हो, किसी चीज़ को मुस्कुरा कर बोल रहे हो तो पॉजिटिव थिंकिंग की ओर आप बता रहे हो। हंस कर बोल रहे हो तो गलत समय पर हंस रहे हो तो आप नेगेटिव थिंकिंग में भी हो। अगर सही समय पे हंस रहे हो तो वो भी पॉजिटिव थिंकिंग की बात है। जम्हाई लेना, ऊब जाना, ये सारी चीज़ें नेगेटिव थिंकिंग में आती है। तो जब शब्दों पर बल दिया जाता है, तो जब शब्दों पर बल डाला जाता है तो इसके मायने भी बदल जाते हैं। यह भाषिक संप्रेषण का अत्यंत प्रभावी औजार है। अपने इसी शक्ति के कारण लोक भाषा अत्यंत प्रभावी होती है। पैरा लैंग्वेज में पैरा शब्द का आशय समान यानी लाइक तथा लैंग्वेज का अर्थ है लैंग्वेज यानी भाषा से है। दोनों के संयुक्त अर्थ को हिंदी में पार्श्व भाषा कहते हैं। मौखिक संचार में वक्ता का यदि गहन अवलोकन करें तो पता चलता है कि वह अपने संचार में अनेक संकेत, स्वर का उतार चढ़ाव, धारा प्रवाह अथवा अप्रवाह, जगह जगह वार्डे को अल्प विराम, ऊंची अथवा धीमी आवाज़ जाने अनजाने में प्रयोग करता है। इस प्रकार की अभिव्यक्ति को ही मिश्रित रूप में पार्श्व भाषा पैरा लैंग्वेज कहा जाता है। संचार प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में दैहिक भाषा की भांति ही पार्श्व भाषा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। पार्श्व भाषा मौखिक अभिव्यक्ति का एक ऐसा ढंग है जिसमें शब्दों को शामिल नहीं लिया जाता, इसलिए इसको अशाब्दिक संचार का माध्यम कहते हैं। पार्श्व भाषा का एक विस्तृत क्षेत्र है जिसके महत्वपूर्ण भाग निम्नलिखित हैं: आवाज़, आवाज़ उच्चावच और शब्द दाब। धन्यवाद।